हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत एक आध टॉपिक छूटा हुआ है बस, फिर चैप्टर ये आपका कंप्लीट। आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये ऐसे ही होता है ना। आप एनसीईआरटी चेक करें, कहीं सर ने कुछ छुड़वा तो नहीं दिया। हाँ जी, आज हो जाएगा कंप्लीट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी माने वाई। दो फैक्टर्स स्टडी करने हैं, एक टेम्परेचर, एक इम्प्योरिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी, तनिष डिफाइन करेगा। हाँ, एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप, है ना, ये आपकी रहता है इलास्टिसिटी। जो बहुत जल्दी आपका रीगेन करेगा या डिफॉर्म होगा ही नहीं, वो ज्यादा इलास्टिक है ना। आप ये बताएं, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबड़ ज्यादा इलास्टिक है? स्टील। स्टील इज मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि वो डिफॉर्म हो ही नहीं रहा, है ना। आप ये लिख लें कहीं पे, रबर या स्टील विच इज मोर इलास्टिक। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे धड़ाम से उड़ गए ना कि सर हम तो ये पढ़ते आएंगे इलास्टिक तो रबड़ होता है, आप स्टील करें। तो स्टील को डिफॉर्म करना मुश्किल है, इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक है। हाँ, है ना, ज्यादा इलास्टिक मींस इट इज डिफिकल्ट टू डिफॉर्म इट। देखो मेरी बात सुनो, इलास्टिसिटी का मतलब है, इलास्टिसिटी इज एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप। या फिर आप अपोजिशन, अगर कोई फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस जो है वो आपका इलास्टिसिटी होता है। हाँ, जो जो ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज ना करना चाहे वो ज्यादा इलास्टिक कहलाएगा। ठीक है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू रबर। अब यहां पे देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इलास्टिसिटी घट जाएगी क्या? कैसे बताएं, क्यों? एक जना आप बताएं, बताओ। देखो जनरली होगा क्या, जो मटेरियल है आपका, फॉर एग्जांपल पहले आपका जो भी टेम्परेचर था, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई स्ट्रेचिंग फोर्स था। अगर आप बाहर से, मान लो कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक तरीके से स्प्रिंग लगा हुआ दोनों के बीच में, अगर आप बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो स्प्रिंग उसको अपोज करेगा एक तरीके से। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इस स्प्रिंग की जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो जब बाहर से फोर्स लगेगा उसको अपोज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी घटती है। टेम्परेचर बढ़ा, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, टेम्परेचर बढ़ा तो वाई डिक्रीज होगा। रिपीट कर रहा हूं, इलास्टिसिटी क्या है, आपका मटेरियल है, आप बाहर से फोर्स लगाएंगे, अगर वो उस बाहर से लगे हुए फोर्स को अपोज करेगा और अपनी शेप चेंज ना करे तो ज्यादा इलास्टिक है। जब टेम्परेचर कम हो गया तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था, इंटरेक्टिव फोर्स, वो कम हो गया, वीक हो गया टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो अब बाहर से कोई फोर्स लगेगा तो वो जल्दी से चला जाएगा, आराम से शेप चेंज हो जाएगी, तो अब कम इलास्टिक हो जाएगा। क्लियर? ठीक। इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं, मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बढ़ने से इलास्टिसिटी घटेगी। अब बात समझें, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ जी बेटा। हर चीज आपकी, हर चीज है, जो भी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है इट विल गेट वीकेंड, और वीक हो गया तो फोर्स बाहर से लगाने से इट विल डिफॉर्म। ठीक है,
इम्प्योरिटी ऐड करने से आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। आप ये मान सकते हैं कि जो दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन था वो ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया इम्प्योरिटी ऐड होने से। तो अब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू डिफॉर्म इट, देयरफॉर नाउ मटेरियल बिकम्स मोर इलास्टिक। एज ए फैक्ट भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक, तनिष पूछना है कुछ? इसके बाद एक टॉपिक आता है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो जब आप एक वायर को स्ट्रेच करेंगे उसकी लेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्या उसका एरिया घटेगा? है ना। अब बात ध्यान रखो, ऐसा आप बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो डेफिनेटली होगा, है ना। बट जो हम प्रैक्टिकल करेंगे या फिर न्यूमेरिकल जो आते हैं आपके, उस केस में डेल्टा एल बहुत छोटा होता है, इसलिए एरिया बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप ये कंसिडर करेंगे सिर्फ लेंथ बढ़ी है, एरिया उतना ही रहा है, अगर गिवन नहीं है तो। बात समझ में आई? अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है तो आप मानेंगे कि एरिया उतना ही रहा और लेंथ बढ़ गई, बट एक्चुअल में लेंथ बढ़ती है, एरिया घटता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माने कि ये स्ट्रेच होने के बाद ऐसे हो गया, एरिया घट गया और लेंथ बढ़ गई। जितनी लेंथ बढ़ी है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि आप ये माने ना, ये अगर एल नॉट थी, फॉर एग्जाम्पल ये एल नॉट थी और ये डेल्टा एल है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो लेंथ के अलोंग बढ़ा है, इट इज डेल्टा एल बाय एल नॉट। अब आप देखें कि पहले मान लो इसका डायमीटर डी था, ओरिजिनल डायमीटर, और आप देख पा रहे हैं कि डायमीटर घटा है, तो जो भी आपका चेंज इन डायमीटर है वो डेल्टा डी है। यहां जगह नहीं, आप नोट कर लेना, डेल्टा डी इज व्हाट? चेंज इन डायमीटर। इसको बोलेंगे आप लेटरल स्ट्रेन, कि आपने फोर्स ऐसे लगाया था, लेंथ ऐसे बढ़ गई, लेकिन ऐसे आपका एरिया घट गया, तो जो ऐसे लेंथ घटी है डायमीटर में वो आपका डेल्टा डी है और ये आपका ओरिजिनल डायमीटर है। इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। डेल्टा डी बाय डी। पॉइजन रेशियो को आप सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल जो आपका लेटरल स्ट्रेन है और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, उन दोनों के रेशियो को ही आप पॉइजन रेशियो बोलते हैं। डेल्टा डी इज चेंज इन डायमीटर, जो आपका डायमीटर में चेंज हुआ है वो डेल्टा डी है, एंड पॉइजन रेशियो इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा, और फॉर्मूला आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये रहेगा। डन, लिख लें आराम से।
बताएं मैं क्या बात है। डेल्टा डी इज चेंज इन डायमीटर। जब आप नीचे फोर्स लगाएंगे आपकी तार की लेंथ बढ़ेगी, तो जो डेल्टा एल अपॉन एल है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लेकिन आपकी तार पिचकेगी तो उसकी ये वाली लेंथ कम होगी। तो डायमीटर जितना, डी इज ओरिजिनल डायमीटर, और बढ़ने के बाद जो चेंज आया डायमीटर में आपका डेल्टा डी है। चेंज इन डायमीटर इज डेल्टा डी। ठीक है, तो आपका लेटरल स्ट्रेन है वो। इसके बाद रिलेशन बिटवीन, आपने अब तक 4 कांस्टेंट देखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वाई देखा है, बीटा, या बीटा को आप के से भी डिनोट करते हैं, ईटा, और अभी पॉइजन रेशो, इसको ईटा बोलते हैं, सिग्मा होता है आपका। इन चारों के बीच में आपके 3 रिलेशन है, वो आपको एज इट इज याद करने का कोई प्रूफ नहीं है, ना एनसीईआरटी में गिवन है। जो 4 कांस्टेंट्स हमारे चैप्टर में आए उनके बीच में आपस में वो रिलेशंस हैं। ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आपका बल्क मॉडुलस है, ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और पॉइजन रेशियो। ठीक, 3 रिलेशंस आप याद रखेंगे इसमें। पहला है y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y, हाँ लिख सकते हैं, 1 प्लस सिग्मा 9 बाई वाई इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई के। बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, याद रख पाए तो रख लें। अगर आपको सवाल करते करते लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है इनकी, तो फिर अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो कैजुअली याद कर लो। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, याद ही करने, कोई डेरिवेशन का कुछ नहीं गिवन है। एक पॉइंट और बचा है बस। हाँ जी, हाँ जी बताएं। अबे रुको पहले, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंगल ऑफ शीयर। हल्का सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेट से यहाँ पे एक सीलिंग पे, छत पे आपने एक सिलेंडर को हैंग कर रखा है, और ये वाला पोर्शन आपका फिक्स है, यहाँ फिक्स है। हाँ जी आदित्य, ये पूछ रहा था। देखिए भाई, ये एक सिलेंडर है, बताओ क्या समस्या है। तेरे दिन अपने पास रखेगा, बैठ जब, फिर यहाँ बैठ जा, यहाँ लाइट लेकर जा। ऊपर वाला आपका जो फेस है वो फिक्स है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक फोर्स लगा के इसको ट्विस्ट करूंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट
फिक्स है तो पॉइंट ए, मैं इनको मार्क कर देता हूं, जो सेंटर का पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये सी, और ये वाला पॉइंट डी। तो ए और डी आपके फिक्स रहेंगे। नीचे जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो आपका बी पॉइंट वहीं पे रहेगा सेंटर पे, और आपका सी ट्विस्ट करेगा। ठीक है, देखिए आप समझ पा रहे हैं क्या? पहले आपने कुछ भी नहीं किया, एक सिलेंडर है। हाँ जी, हाँ ए और बी सेंटर पे है। हाँ जी, आप पता क्या करें, देखो ये आपका एक ऊपर सिलेंडर है, ऊपर वाले पार्ट पे फिक्स है, और नीचे से आपने उसको ऐसे ट्विस्ट किया है, मरोड़ा है। जैसे अगर हाथ को अगर आप ऐसे मरोड़ोगे उस तरीके से। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट फिक्स है और इसको आपने ऐसे ट्विस्ट किया है। बीच में आपने पहले एक प्लेन कंसिडर किया, ऊपर वाला पार्ट आपका फिक्स रहेगा, ए और बी अपनी जगह पे रहेंगे, और सी है वो आगे मूव करके लेट से सी डैश हो गया। एक मिनट, सी, सी डैश, डी फिक्स, ऊपर वाला पार्ट पूरा फिक्स है। जैसे आपने शेयर में किया था ना, नीचे वाला फेस आपका फिक्स था, ऊपर वाले फोर्स लगाया था, ऐसे यहाँ पे आपने ऐसे फोर्स लगाया है, वो वाला पार्ट फिक्स है और ये घूमेगा। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं इसको, लेट्स से दिस इज थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, और आपने देखा था जो हमने शेयर डिस्कस किया था, ऐसे फोर्स लगाने से ये वाला पार्ट यहां आ गया, ये वाला पार्ट यहां आ गया, ये डेल्टा एल था, ये आपका एल था, दिस इज एंगल थीटा, एंड थीटा वॉज डेल्टा एल बाय एल। यहां पे आप बताएं क्या ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ शेयर होगा? देख लें आराम से आप, क्या उसमें और इसमें कोई सिमिलरिटी आप ढूंढ रहे हैं? आपने जब उसके इस फेस पे फोर्स लगाया तो ये वाला जो पार्ट है ये आगे शिफ्ट हो गया, तो दिस इज डेल्टा एल एंड दिस इज एल, डेल्टा एल अपॉन एल इज दैट टेन थीटा। आराम से देख लें, दो एंगल बने हैं, एक आपका शेयर का एंगल बना है, एक ट्विस्ट का एंगल बना है। इन दोनों एंगल्स के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। क्लियर? ये लेंथ आपकी है लेट्स से एल, और ये आपका जो रेडियस है ये लेट्स से दिस इज आर। अगर मैं सी सी डैश को एक आर्क मान लूं, सी सी डैश इज आर्क, है ही मानने की जरूरत ही नहीं है, सी सी डैश आर्क है, तो लेंथ ऑफ सी सी डैश विल बी आर इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क सी सी डैश विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा। जिसको नहीं पता तो फॉर्मूला देख लें, ये आर्क है, ये लेंथ है एल, थीटा आर, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहां से यहां पे निकाला है सी सी डैश की लेंथ आर इंटू थीटा होगी। अब आप चेक करें, अगर इसको भी आप सी सी डैश को वहां से देखें, सी सी डैश को अगर आप इस सर्कल की अगर आर्क मान लें,
तो क्या सी सी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू एल इंटू फाइव? दोबारा देखें आप एक बार, अभी आपने सी सी डैश की जो आर्क मानी है वो इस सर्कल की पार्ट, इस सर्कल का पार्ट माना आपने। अगर मैं इसको इन दो लाइन से यहां से जो पार्ट बन रहा है इससे एक सर्कल ड्रॉ करूं ऐसे बड़े वाला कुछ, तो क्या उस सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, तो दिस आर जो भी है वो एल है, एल इंटू फाइव विल बी इक्वल टू सी सी डैश। बताएं, ऑल्सो इक्वल टू एल इंटू फाइव, आपका रिलेशन आ गया, थीटा इक्वल टू एल बाय आर इंटू फाइव। इसकी ज्योमेट्री में कोई भी दिक्कत पूछ सकते हैं, कल आते ही पूछूंगा, नहीं तो अभी टाइम है हमारे पास तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आप पहले जो बेसिक ज्योमेट्री है डायग्राम में समझ में आया क्या? ए बी सी डी उसका एक पोर्शन कंसिडर किया है, फोर्स लगाने के बाद बाकी तीनों पॉइंट वहीं पे रहते हैं, सी आगे आ जाता है सी डैश। तो जो सी सी डैश है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब जो सी सी डैश है अभी इससे पहले तक ये इस वाले सर्कल का पार्ट हमने माना था जब मैंने आर थीटा लिखा। अगर इसी आर्क को मैं इस बड़े सर्कल का पार्ट मान लूं जिसका कि रेडियस ये लेंथ हो, तो तब भी ये आपकी आर्क बनेगी, और वो लेंथ ऑफ आर्क विल बी दिस रेडियस इनटू दिस एंगल। ये रेडियस आपका कितना है? एल के बराबर, तो एल इंटू फाइव विल बी सी सी डैश। तो एल इंटू फाइव आपका ये आ गया, तो थीटा आपका क्या था? एंगल ऑफ ट्विस्ट। हाँ जी, चैप्टर डन, कल से हम सवाल करेंगे, आज इतना ही करते हैं।